आपने से चेक तो नहीं किया सर, चेक नहीं किया आपने? चेक जान कुछ भी नहीं, लेकिन पढ़े हम सब, एक एक पेज पढ़े और मुझे समझ में आ गया कि नोट सही है, बढ़िया नोट्स बना रहे। बस कुछ चीज़ों का सुधार करना है, जैसे कि लाइन सीधी होनी चाहिए। अगर आप ब्लैंक पेज में लिख रहे हैं तो लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, ठीक है, आप लोगों के लिए। और कोई शब्द बार बार रिपीट मत किया करो, जैसे मान लो है अलग अलग, ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे तो तुरंत करो है, ये सब नोटिस किया जाता है। इसको स्लैश करके और फिर से ठीक, जैसे अलग अलग लिखते हैं, साथ साथ लिखते हैं। हाँ साथ साथ हुआ, ये सब सारी चीज़ें जो है आप अपने समझने के लिए लिख सकते हो नोट्स में, चाहे वैसे, ठीक, अपने नोट्स में समझने के लिए चाहे जो कोड लगा, चाहे अरबी में लिखो, चाहे फारसी में लिखो, चाहे जो शब्द में लिखो, लेकिन जब कॉपी आप लिखें, क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व कर रहे हैं और टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सब गलती मत करिए, ठीक है। ये सब गलती करने से क्या होगा कि आपका नंबर कटेगा, ठीक। तो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, जैसा कि आप लोगों को मैंने मुद्रास्फीति के बारे में बताया था, ठीक है। मुद्रास्फीति क्या हुआ, मुद्रास्फीति के बारे में जैसा कि मैंने बताया था, मुद्रास्फीति होता क्या है, कौन बताएगा? डेफिनेशन मैंने लिखवाया था, बहुत अच्छे से एक एक एग्जांपल लेके समझाया। मुद्रास्फीति क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, आप बताएं। हाँ, तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, अपस्फीति या विस्फीति, ये भी बताया। एक तो हो गया मुद्रास्फीति, एक होता है अपस्फीति। या इसी को विस्फीति को बोलते हैं। फिर बताए थे मुद्रा संकुचन, ये तीन टॉपिक बता दें। अब आप लोगों का दायित्व तो है, ठीक है, इसको बताइए एक एक करके, है अभी बहुत नहीं छूटा है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। चेहरे का टेंशन मुझे समझ में आने लगता है, भाव में देख लेता हूँ कि हाँ टेंशन हो रहा है। इकोनॉमिक्स से बताए बहुत दांत दर्द, आप किसी ENT को दिखाओ, इसको तो मत दिखाना। हाँ वो दिक्कत होगा। चलो, मुद्रास्फीति क्या होता है, मांग इसमें क्या होता है, मांग ज्यादा होता है, सप्लाई क्या होता है, कम होता है। इसके वजह से क्या आता है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है? जब किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो क्या होगा? जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया था जूता, जूता के लेके एग्जांपल बताया कि नहीं? अरे जूता नहीं, कुछ भी ले लो भाई, हैं? समझ में आ रहा है कुछ? जैसे कि जूता का लेके एग्जांपल बताया। देखो हर चीज़ का एक बात और बताते हैं, आप लोग जो है गैप कर देते हो, समस्या मेरे लिए हो जाता है। और यहाँ होता है क्लास में इन्फ्लेशन कल ख़त्म करना था, लेकिन तब भी आप दूसरा दिन है, ठीक? कोई और टीचर होता PPT बाँच के ख़त्म कर देता है, चाहे आपको मुद्रास्फीति समझ में आए चाहे ना आए, हैं? लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए, बाद में भले याद करो या ना करो, हैं? तो मुद्रास्फीति क्या होता है? जब डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है, सप्लाई कम हो, तो क्या होता है? मार्केट में मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। क्योंकि वस्तु कम है, मांगने वाले ज़्यादा है। किसी वस्तु का अगर मान लो प्राइस 10 रुपये है या 100 रुपये रखा गया है और मांगने वालों की संख्या, अब वो वस्तु मान लो मार्केट में 3 ही मौजूद है, कितना? 3 मौजूद है, मांगने वालों की संख्या 10 हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे प्राइस हाइक करेगा और जो ज़्यादा प्राइस देगा वो उसको खरीद के ले जाएगा। और मुद्रा अपस्फीति क्या बताएगी? ये मुद्रा के वैल्यू को, ठीक है, वस्तु के वैल्यू को
प्राइस को डिक्रीज किया जाता है। क्या किया जाता है? डिक्रीज किया जाता है, जिससे वस्तु और उसके बाद डिमांड और सप्लाई दोनों बैलेंस हो जाए। डिमांड और सप्लाई दोनों लगभग बराबर आए। तो क्या किया जाता है? वस्तु की प्राइस धीरे धीरे कम किया जाता है। और कैसे कम होगा? इसके लिए आरबीआई बहुत सारी क्या करती है? नीतियां लाती है। नीतियां में इन द सेंस आप लोग जानते होंगे मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, तेज प्रताप जी इधर। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, जो इसके जस्ट बाद हो। और एक बात और बता दी, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से एकदम इंटरलिंक हैं, राम और श्याम हैं। अगर राम को नहीं समझे तो श्याम गोल है। इस वजह से राम को समझना बहुत अति आवश्यक है, तभी श्याम समझ में आएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लाया जाता है, इसके पीछे लाने के पीछे कारण क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? धीरे धीरे प्राइस को क्या किया जाता है? मूल्य को कम किया जाता है, जिससे डिमांड और सप्लाई धीरे धीरे बराबर हो सके। अपस्फीति मतलब, और ये सकारात्मक होता है, ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मुद्रास्फीति में दो केस होता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों डालता है, ठीक है। मुद्रास्फीति मार्केट के लिए ठीक भी है। अगर मुद्रास्फीति नहीं है और इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी जो है प्लस, ध्यान दीजिएगा, मुद्रास्फीति जो है 4 +-2 +- एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ +2 और -2 इतने के बीच मुद्रास्फीति रहे तो आपकी देश की अर्थव्यवस्था, आपका इकोनॉमिक्स या आपकी जीडीपी अच्छी चल रही है। कितना? 2016 में नियम अपनाया गया था, मुद्रास्फीति 4 से 2 बढ़ जाए या 2 घट जाए। अगर इसके बीच में है मुद्रास्फीति तो आपके देश की अर्थव्यवस्था चल रही। अगर 2 से कम हो जाएगा मुद्रास्फीति तो मार्केट में मंदी आएगा। अगर 2 से ज़्यादा, मतलब अगर 6 से ज़्यादा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अगर 6 से ज़्यादा आएगा तब भी मार्केट में समस्याएं उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है? जैसा कि मैंने पहले बता चुका, क्या किया जाता है आप स्थिति में, और नोट्स भी लिखवाए, नोट्स रिवीजन किया करो। देखो, समझाने के लिए हम ये चाहते हैं कि कितना आसान तरीके से समझ में आए, लेकिन नोट्स एक बार रिवीजन किया करो, वो डेफिनेशन होता है, ठीक है। फिर आता है दूसरा, मुद्रा संकुचन। क्या होता है? मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन वस्तु ज़्यादा, डिमांड मतलब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम। सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम। धीरे धीरे ये समस्या, जैसे अब ये स्थिति यहाँ से आई, यहाँ से शिफ्ट की, फिर मुद्रा संकुचन की तरफ। अब मुद्रा संकुचन का अगला कंडीशन है संस्फीति, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और उस टाइम जो है मार्केट मंदी में जाने की समस्या होती है। क्या होता है? मार्केट मंदी में जाने की समस्या होती है। तो एक बात समझिएगा फिर से, इसमें क्या होता है कि डिमांड से ज़्यादा सप्लाई रहता है। जितना मांग है, मांग से ज़्यादा, मांग कम हो गया और सप्लाई क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब स्वाभाविक सी बात है, जब मांगने वाले कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो वस्तु की प्राइस क्या होगी? वस्तु की प्राइस क्या होगी? कम होगा। और इससे एक चीज़ और है, इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। कैसे? मैं एक चीज़ को घुमा सकता हूँ घर में, आपके किताब से देख और चाहे जिससे कहीं हम घुमा दें, हैं, बस लिंक करने की क्वालिटी है। तो ये कैसे बेरोजगारी क्रिएट करेगा? बताइए। समाज में असमानता, बेरोजगारी दोनों क्रिएट करेगा। कैसे करेगा? मैंने बताया, देखो, जब अगर डिमांड ज़्यादा हो गया, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगा? औने पौने दाम पे धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को निकाल देगा। अब वो सोचेगा कि डिमांड तो है नहीं मार्केट, तो हम सप्लाई क्यों दें? जब डिमांड नहीं रहेगा तो सप्लाई नहीं देगा, और सप्लाई नहीं देगा तो फिर रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार कैसे नहीं मिलेगा? भाई, कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट लगाता है, ठीक है, कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाता है या कुछ भी बनाता है, उसके लिए क्या चाहिए? उसको एम्प्लॉय चाहिए, और एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा? उसको सैलरी। और सैलरी कब देगा? जब उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। जब मार्केट में डिमांड होगा, पता चले मार्केट में डिमांड है ही नहीं, तो रोजगार क्यों देगा? धीरे धीरे क्या करेगा? वो छटनी करना शुरू कर देगा, और फिर मार्केट धीरे धीरे क्या होगा? डाउन होने लगेगा। क्या होने लगेगा?
डाउन और एक समय मार्केट में मंदी की स्थिति आ जाए, क्या आएगी? मंदी की, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेशन, ठीक है। ये समस्या मार्केट में सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि अब आपका मार्केट धीरे धीरे आपकी अर्थव्यवस्था मंदी में जा रही है और विश्व में सबसे भयंकर मंदी कब माना जाता है? कब आया था? मैंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ाया था, उसी टाइम बताया था। 1929 में अमेरिका में क्या आया था? महामंदी आया था। उसके बाद उसने एक व्यक्ति ने कॉन्सेप्ट दिया था वो मंदी से निकलने के लिए, मैंने नाम बताया था, क्या नाम था उसका? क्या नाम था? तेज बोलो, सही बोलो। सर एडम स्मिथ। नहीं, हाँ, जॉन मेनार्ड केन्स। उसने क्यों कहा? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्णतः जो है मार्केट डिपेंड करता है प्राइवेट सेक्टर या कह सकते हैं कंपनी के हाथों में। कंपनी चाहे जिस चीज का चाहे जितना प्राइस है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। एडम स्मिथ का सिद्धांत यही था, हस्तक्षेप की नीति है। लेकिन स्मिथ का क्या था? वो क्या नाम, जॉन मेनार्ड केन्स का क्या था? हस्तक्षेप की नीति, कि मतलब सरकार को आना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? इतनी बातें समझ में आ रही नहीं? आपको समझ में आया कि नहीं? बताइए, इतने में कोई कंफ्यूजन? मुद्रास्फीति समझ में आया? मैंने कल एक एग्जाम्पल भी बताया, देखो आज फिर से मैं बता दे रहा हूँ। मुद्रास्फीति एक होता है, इसके बाद बताएंगे जो है डिफ्लेटर क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था, रियल और नॉमिनल प्राइस से ही डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप समझिएगा, आपके लिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ। मान लो 1980 में, ठीक है, 1 किलो जलेबी का प्राइस कितना था? 20 रुपए। कितना था? 20 रुपए था। जबकि 2025 में 1 किलो जलेबी का प्राइस 100 रुपया होगा। अब ये बताओ, 1980 में पैसा मजबूत था कि 2025 में? चलिए आप बताइए, 1980 में पैसा मजबूत था कि 2025 में? दिमाग लगाइए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। हाँ, 1980 में कह सकते हैं पैसे की वैल्यू ज़्यादा थी कि 2025 में? थोड़ा दिमाग लगाइए, एकदम बस आसान ही ना। हाँ, मतलब पैसे मजबूत किस समय? 1980 में कि 2025 में? ये जीडीपी, ये कह सकते हैं, आप बताइए। एकदम सही, देखिए ये सही बताया, क्योंकि आप सोचिए 1980 में 20 रुपए में 1 किलो जलेबी पा रहा है, लेकिन आज के डेट में वैसे जलेबी का रेट कुछ और होगा, कितना है? हाँ, तो 20 रुपये और बढ़ा दो। लेकिन एक कैलकुलेशन के लिए मैंने दिया था कि आज के समय में 1 किलो जलेबी आपको खरीदने के लिए 100 रुपये लगाना पड़ता है। मतलब आपकी मुद्रा का क्रय शक्ति जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। ये मुद्रास्फीति, बात समझ में आ रही है? इतनी बातें थी, ठीक है। अब आता है स्टैगफ्लेशन। ये बहुत खतरनाक होता है स्टैगफ्लेशन। आप लोग न्यूज़पेपर में सुने हो कि नहीं? स्टैगफ्लेशन का सुना है? ये स्टैगफ्लेशन ही हिंदी है, इसका हिंदी मुझे नहीं पता, मैंने इंग्लिश से ही देखा, पढ़ा इंग्लिश किताब। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? ये आपके हिंदी पेपर में भी ऐसे ही लिखा है, स्टैगफ्लेशन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें बेरोजगारी, ठीक, बेरोजगारी, मंदी और मुद्रास्फीति सभी साथ साथ चलते हैं। ये बहुत खतरनाक कंडीशन होता है और इसमें सरकार को आगे आना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सरकार को आगे आना पड़ता है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? बेरोजगारी भी चलता है, मंदी भी चलता है और क्या होता है? मुद्रास्फीति। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है। कैसे कर सकते हैं? सरकार इसमें आता है, इंटरफेयर करता है। सरकार जो है इंटरफेयर करता है, या कह सकते हैं अपना जो है सरकार मार्केट में पैसा
फ्लो करता है, मार्केट में पैसा देता है सरकार। अब कैसे देगा मार्केट में पैसा, कौन बता सकता है? ब्याज दर। ब्याज दर क्या करेगा? कम करेगा। क्या करेगा? ब्याज दर कम करेगा, ठीक है। रेपो रेट कम करेगा, रिवर्स रेपो रेट कम करेगा, ठीक। इन सबसे फिर क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा आएगा। लेकिन समस्या एक चीज और भी है, ध्यान दीजिएगा, मुद्रास्फीति भी चल रहा है साथ साथ। ये बहुत टफ कंडीशन होता है कि बेरोजगारी भी आपके साथ चल रही है, मंदी भी चल रही है, मुद्रास्फीति भी चल रहा है। तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करता है, लेकिन कुछ कल्याणकारी योजनाएं भी चलाता है साथ। क्या करता है? कारी योजनाएं भी चलाता है, जिससे लोगों का पैसा बचे और मार्केट में डिमांड हो। समझ में आ रहा है? जिससे लोगों के पास पैसा बचे और मार्केट में डिमांड है। कल्याणकारी योजनाओं में जैसे कि आपका सड़क, ठीक है, बिजली मान लो कहीं पे क्या है कि बिजली फ्री में देना शुरू कर देंगे कुछ यूनिट तक। दिल्ली में जैसे कि है 200 यूनिट तक बिजली क्या है? फ्री है। उत्तर प्रदेश में नहीं है 200 यूनिट। अब बताओ, शिक्षा फ्री कर देंगे, ठीक है, हेल्थ फ्री कर देंगे। मतलब बात क्या है? जैसे कि राइट टू हेल्थ अभी हाल ही में एक राज्य ने लागू किया था। बताओ कौन सा राज्य था वो? स्वास्थ्य अधिकार, स्वास्थ्य के लिए मौलिक अधिकार उसने शुरू किया था। और राजस्थान सरकार जो है उसमें कहा था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका बिना पैसे के ऐसा नहीं है कि आपका इलाज नहीं होगा, इलाज होगा। अगर आप पैसा देने में सक्षम हैं तो ठीक है, नहीं देने में सक्षम है तो सरकार पैसा देगा। लेकिन वो दूसरी बात है, वहाँ जाएंगे तो फिर और समस्याएं बताना पड़ेगा। वो क्या है? हमारा टॉपिक ये है कल्याणकारी योजनाएं। सरकार क्या करेगा? वेलफेयर पे, स्कीम पे खर्च करेगा, ठीक है, वेलफेयर पे खर्च करेगा। धीरे धीरे लोगों के पास पैसा आना होगा, और जब पैसा आएगा तो मार्केट में फिर से एक बार क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। और डिमांड करेंगे, ये बात जान लो, फिर से मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ, पूरी इकोनॉमिक्स डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड। डिमांड और सप्लाई, अगर डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पूरी इकोनॉमी समझ में आ गई। फिर लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे डिमांड करेंगे, और अर्थव्यवस्था जो मंदी से धीरे धीरे अर्थव्यवस्था आपका ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि डिमांड होगा तो सप्लाई होगा। धीरे धीरे वो जो है फिर नए नए रोजगार देगा, और नए नए रोजगार देने की वजह से क्या होगा? मार्केट का साइकिल फिर से चलना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? स्टेगफ्लेशन समझ में आया कि नहीं? लिखवा भी देंगे, टेंशन ना हो। अभी टॉपिक समझ लो, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना तो लिखवा ही देंगे। अब एक होता है आयातित मुद्रास्फीति। आयातित मुद्रास्फीति। आयातित मुद्रास्फीति क्या हो सकता है? इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या हो सकता है? मुद्रास्फीति मतलब आपके देश नहीं, आप जो है चीजों को मंगा रहे हैं, उसकी वजह से मुद्रास्फीति हो रहा है। इसका एक जीता जागता एग्जांपल है, बताओ क्या हो सकता है? आयातित मुद्रास्फीति। बाहरी देशों से क्या मंगाया जाता है? तेल, पेट्रोल, कच्चे तेल, ठीक है। और जब कच्चा तेल महंगा आएगा तो मुद्रास्फीति मार्केट में शुरू होगा, इन्फ्लेशन शुरू होगा। अब कैसे? देखो, कच्चा तेल, अगर कच्चा तेल महंगा हुआ, समझो एक को लिंक करके बता रहे, कच्चा तेल अगर महंगा हुआ तो आपका जो किराया है, ठीक, किराया है वो धीरे धीरे महंगा होगा। क्या होगा? किराया महंगा होगा, ठीक है। जैसे मान लो आप एग्रीकल्चर है, किसान, ठीक है, किसान है, आपके पास एक ट्रैक्टर है और यहाँ गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बताओ डीजल का दाम महंगा होगा। अब जो क्या है, जो ट्रैक्टर वाला है, ट्रैक्टर वाला क्या करेगा? अपने किराए को बढ़ा देगा। और जब किराए को बढ़ा देगा, और किराए को बढ़ा देगा प्लस ट्रैक्टर की संख्या कम है, सबसे बड़ी बात, किराया भी बढ़ा और ट्रैक्टर की संख्या भी कम है। अब लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे ट्रैक्टर के प्राइस को बढ़ा देंगे, भाड़े को। भाई साधन सीमित है, ठीक है, और आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो गन्ना आपके खेत में सूख जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लिखा देंगे, समझने की मेन चीज़ है कि समझ में आए। फिर क्या है? आप जो है डिमांड करेंगे,
ट्रैक्टर को क्या करेंगे, हायर करेंगे। अब हायर करेंगे, पता चले 20 ट्रैक्टर है, मांगने वाले 50 है, जो ज़्यादा ट्रैक्टर का रेंट लेगा वही ट्रैक्टर जो है ले जा पाएगा, और धीरे धीरे फिर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आयातित मुद्रास्फीति समझ में आया कि नहीं? आयातित मुद्रास्फीति समझ में आया कि नहीं? मतलब जो बाहरी देशों से आप चीज़ मंगा रहे हैं उसके वजह से आपके मार्केट में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रहा है। अब जरूरी नहीं कि कच्चा तेल, आप कोई भी चीज़ अगर बाहर से मार्केट से मंगा रहे हैं तो उसके वजह से भी मार्केट में मुद्रास्फीति उत्पन्न होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कुछ ऊपर ऊपर निकल रहा है, आपको तो नहीं निकल रहा है ना, इतना आसान तरीके से बता रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा देखो, एक चीज़ बताएं, मैथ बैकग्राउंड होने का फायदा जानते हो क्या होता है? मैथ वाला बच्चा इंटरलिंक कर देता है। मैं बताऊं अपने बारे में, बीएससी तक मुझे कुछ भी नहीं आता था जीएस, मैं सिर्फ कोर बीएससी पढ़ता था। मुझे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं पता था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, लेकिन जब मैं तैयारी शुरू किया तो मुझे समझ में आने लगा चीज़ें कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होता है। तो साइंस बैकग्राउंड के साथ ये होता है कि वो चीज़ों को लिंक कर लेता है। मुझे जिससे कहो इकोनॉमिक्स में लिंक कर दूँगा, ये फायदा होता है। तो आप दिमाग में बस लिंक करिए, ठीक है? अपने दिमाग को यहाँ रटने का प्रयास नहीं, रटने के लिए कुछ नहीं इकोनॉमिक्स, बस आपको थोड़ा बहुत डाटा है वही रटना पड़ेगा, बाकी सब पूरा का पूरा खेल कॉन्सेप्ट का है। और सारे सब्जेक्टों में आपको रखना पड़ेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में रखना नहीं पड़ेगा। लेकिन दिमाग और ध्यान और शरीर, शरीर तो है ही, बॉडी तो है ही, लेकिन मेन चीज़ दिमाग आपका यहाँ होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बताओ क्या होता है आयातित मुद्रास्फीति? जाने तो कहोगे कि सर हमारे पीछे ही पड़ गया है। अगला फिर आता है खाद्य मुद्रास्फीति, फूड इन्फ्लेशन। ये कभी सुने हो कि नहीं? सुने हो कहीं? खाद्य मुद्रास्फीति, आइए खाद्य मुद्रास्फीति सुने हो कि नहीं? पेपर में आए दिन आता है खाद्य मुद्रास्फीति, मार्केट में आता है। बताइए देख, पता है खाद्य मुद्रास्फीति क्या होता है? खाने पीने की वस्तुओं की वजह से मार्केट जो है क्या होने लगता है? अनबैलेंस होने लगता है। अगर आपकी कोई चीज़, जैसे कि भारत बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की वस्तुएं बाहरी देशों से मंगाता है, ठीक है, बाहरी देशों से मंगाता है, जैसे कि रैपिड मतलब तेल क्या होता है? सरसों का तेल और भी बहुत सारी चीज़। इसीलिए सरकार धीरे धीरे शुल्क कर रहा है किसपे? पॉम ऑयल। किसपे? पॉम ऑयल। पॉम ऑयल जानते हो? सरकार ने इसके लिए अलग से स्कीम दिया, अलग से पैसा भी दे रहा है पॉम ऑयल के लिए। और आएंगे जब एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे तो पॉम ऑयल भी बताएंगे अच्छे से, ठीक है? तो क्या है? खाद्य मुद्रास्फीति, खाने पीने की वस्तुओं की वजह से क्या होता है? मुद्रास्फीति बढ़ता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे आप लोगों से मैं जोड़ रहा हूँ, मान लो फुल्की सारे लोगों को बहुत पसंद है। क्या है? फुल्की सारे लोगों को बहुत पसंद है। अब फुल्की का डिमांड इतना बढ़ गया कि जहाँ पहले हैं नहीं बात कह रहे हैं जो भी, मान लो फुल्की का डिमांड इतना बढ़ गया कि पहले जो फुल्की 10 रुपए में 3 मिलता था, ठीक है, 10 रुपए में 3 मिलता था, अब क्या हो गया? डिमांड की वजह से 10 रुपए में 1 मिलने लगा, ठीक, 10 रुपए में 1 मिलने लगा। अभी मुद्रास्फीति बढ़ाएगा कि नहीं? बढ़ाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये तो मैं आप लोगों के एग्जाम्पल लेके बताया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की वस्तुएं हैं जिससे मुद्रास्फीति मार्केट में आता है। बात समझ रहे हो कि नहीं है? कुछ लिखवा भी दे कि चलते रहे। चलिए अब और आते हैं, एक चीज़ और मैं बताता हूँ। मुद्रास्फीति तो है, और मुद्रास्फीति के कई सारे प्रकार हैं, ठीक है? मुद्रास्फीति के कई सारे प्रकार हैं। पहली है चलती मुद्रास्फीति, क्रीपिंग। क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अच्छा ये बताओ, किसी बच्चे को लेकर बताओ, इसको समझाते हैं और आसान। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले क्या करता है? एक मिनट, ये चलती है, एक मिनट,
ये होगा रेंकी। हाँ, रेंकी। अगला स्टेप है क्रीपिंग, ठीक है। तो बताओ बच्चा जब पैदा होगा तो पहले क्या करेगा? एक बताओ, आप लोगों से मैं पूछता हूँ, अभी एक एक बच्चे के यही एग्जाम्पल से समझाते हैं। मुद्रास्फीति के कितने सारे प्रकार हैं, ठीक है। देखो, एक रेंकी हुई मुद्रास्फीति, ठीक है। पहले क्या होगा? रेंकी हुई मुद्रास्फीति। रेंकी हुई के बाद क्या होगा? मतलब मान लो बच्चा पैदा हुआ, ठीक। बच्चा पैदा हुआ तो पहले क्या करेगा? मान लो बच्चा पहले पैदा हुआ तो एक साल में क्या करेगा? रेंगेगा। मतलब ऐसे फिसल फिसल के चलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बकैया। बकैया जानते हैं? पैर घुटने के बल चलते हैं। तो बच्चे के एग्जांपल से मैं लेता हूँ। पहला क्या हो गया? रेंगती हुई मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा है चलती। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो फिर क्या करेगा? चलना शुरू करेगा। एकदम याद करने वाला चीज है, कैसे कैसे मार्केट में मुद्रास्फीति आता है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। पहले मुद्रास्फीति का पहला फेज क्या है? रेंगती। मतलब बच्चा पैदा हो गया, अब धीरे धीरे 2-3-4 महीने का हो गया, अब वो चलना का मतलब रेंगना शुरू कर दिया। अब भाई रेंगना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे चलेगा। क्या हो गया? चलेगा। फिर क्या करेगा? धीरे धीरे जब थोड़ा बड़ा होगा तो फिर चलना शुरू हो गया, तो क्या आ जाएगा? चलती हुई मुद्रास्फीति। बात समझ रहे हो नहीं? चलती हुई, चलती मुद्रास्फीति, ठीक। अब चलती हुई के बाद क्या होगा बताओ? ये एकदम भागती हुई। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक, क्या करेगा? भागना शुरू करेगा। क्या करेगा? भागना शुरू करेगा। भागती मुद्रास्फीति, ठीक। अब तो ये भागती हो गई। अब इसके बाद एक और कंडीशन है। अब बच्चा भागना शुरू हो गया, अब क्या करेगा? कूदेगा। क्या करेगा? कूदेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कूदती मुद्रास्फीति, ठीक। सारे की कंडीशन है, अभी मैं एक एक करके बताऊंगा। सारे का इंग्लिश लिख लो। क्रीपिंग, इंग्लिश में मान लो पेपर बन जाए। क्रीपिंग इन्फ्लेशन पहला है, रेंगती हुई का। क्रीपिंग इन्फ्लेशन चलती हुई का। वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉक मतलब चलना ना, लिख लो इंग्लिश में, काम आएगा। वॉकिंग इन्फ्लेशन। दूसरी है भागती हुई। भागने का क्या होगा? रनिंग। हाँ, रनिंग, रनिंग इन्फ्लेशन। फिर है कूदती हुई, ग्लोपिंग ना, ग्लोपिंग। हाँ, ग्लोपिंग, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। अब ये तो हो गया। अब बच्चा सब काम कर लिया, पहले तो रेंग लिया, फिर क्या किया? फिर क्या किया? दूसरे पे चल लिया, फिर उसके बाद भाग लिया, अब कूद भी लिया। अब वो लाएगा बाइक। अब क्या करेगा? उड़ना शुरू करेगा। क्या करेगा? अब वो बड़ा होगा, ठीक। अब लाएगा बाइक, और बाइक लेके क्या करेगा? उड़ना शुरू करेगा। अब वो होगा चरम मुद्रास्फीति। इसको बोलते हैं हाइपर। ये समझ में आया कि नहीं? इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि नहीं? बस सब लोग अपने बच्चे का इमेजिन करना कि मुद्रास्फीति मार्केट में कैसे आता है। अब सबका कंडीशन है। देखो, मुद्रास्फीति किस किस कंडीशन में कितना कितना होता है, ठीक है। किस किस कंडीशन में कितना कितना होता है। रेंगती हुई में मुद्रास्फीति 3% पे बढ़ेगा। मतलब ये शुरुआती दौर है। क्या है? शुरुआती दौर है। लिख लो 3%। ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए देखो, ये 3%। आगे जो है 3 से 10%। 3 से 10% मुद्रास्फीति। इसमें क्या होगा? 3 से 10% तक मुद्रास्फीति आएगा, ठीक है। 3 से 10%। फिर भागती हुई में क्या होगा?
भागती हुई मुद्रास्फीति में 10 से 30% तक, ठीक, 10, 20, 30, ठीक, 10, 20, 30 मुद्रास्फीति। अगला क्या है? कूदती हुई मुद्रास्फीति, ये 30 से प्लस होगा, 30 से प्लस, 30 से ज्यादा ही, 30 से ज्यादा। और चरम क्या होगा? चरम मुद्रास्फीति मतलब इसकी कोई सीमा नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं, जैसे कि मैंने इसकी कोई सीमा नहीं है कि मुद्रास्फीति कितना स्तर तक आपका बढ़ जाएगा। और इसका मैंने एग्जांपल दिया था जर्मनी, और कौन सा दिया था? जिम्बाब्वे, और कौन सा दिया था? जिम्बाब्वे। ये सब अपने भयंकर, भारत में खैर अभी ये कंडीशन नहीं आया है कि पैसा को जो है जला के चूल्हा में चाय बनाए, लेकिन जर्मनी में आ चुका है। जर्मनी में क्या था कि मुद्रास्फीति जो है, जर्मनी में मुद्रास्फीति अपने चरम स्टेज पर पहुंच गया, चरम, कई गुना ज़्यादा मुद्रास्फीति हो गया। और उस टाइम लोगों का पैसे से इतना, अपने मुद्रे से इतना भरोसा उठ गया था लोगों का कि क्या करना शुरू कर दिए थे? उस पैसे को जला जला के क्या कर रहे थे? चाय पानी खाना बना रहे थे, ठीक है। और जिम्बाब्वे में भी यही हाल हो रहा है। जिम्बाब्वे के लोगों ने तो अपना पैसा ही देना छोड़ दिया था, कहा भैया मैं अपना पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अपने पैसे भरोसा नहीं है कि कब ये जो है मार्केट से ख़त्म हो जाए, बाहर हो जाए। इसलिए मुझे अगर आपको कुछ लेना है तो डॉलर में दो, अगर अपने पैसे में लेना भी है तो एक पैकेट दूध लेने के लिए, एक झोला रुपया लोग लेके जा रहे हैं। और इसके पीछे कारण था क्योंकि जिम्बाब्वे में आया मुद्रास्फीति, ठीक है। अब मुद्रास्फीति आया तो जिम्बाब्वे क्या किया? पैसा छापना शुरू कर दिया। अब लोगों के पास एक, बताओ, अब मैं हिस्ट्री में जा रहा हूँ, एक ऐसा शासक था जिसने टोकन मुद्रा छापा, सांकेतिक मुद्रा छापा बनाया। कौन सा? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये समझो वहीं से है, वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया, हिस्ट्री में था। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ, मध्यकाल की बात है और दिल्ली सल्तनत की बात है। कौन सा शासक था जिसने, एक बोलो, और कोई? थोड़ा बहुत तो आप पहुंचते, लेकिन एग्जैक्ट नाम नहीं बताता। बताओ कि जिसने टोकन करेंसी शुरू किया था, बताओ, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बताओ टोकन करेंसी किसने शुरू किया मध्यकाल में? आप बताएं टोकन करेंसी, आप बताएं। और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना? वही शुरू किया। वो बहुत बड़ा रिसर्चर था, वो बहुत प्रैक्टिकल करता, कभी अपने राजधानी को यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ, कभी टोकन करेंसी, कभी कुछ। तो सेम कंडीशन यहाँ जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि पैसा छापना खूब शुरू कर दिया, मतलब आँख बंद करके पैसा छापा। और लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया। अब भाई पैसा ज़्यादा आ गया, वस्तुएं कम है, जो ज़्यादा देगा वो लेके जाएगा। मार्केट का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है कि जो ज़्यादा देगा वही लेके जाएगा। तो हुआ क्या कि समस्या ये आ गया कि लोगों के पास झोला भर भर के पैसा ले जाना पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए, मुद्रास्फीति के कितने फेज हैं? बिना देखे एक बार जल्दी से बताइए। आप लोग अपने अपने बच्चे को इन्वेस्ट करेंगे भविष्य में कि अगर मेरा बच्चा होगा तो कैसे कैसे वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करेगा, बताओ। कूदती, और एक जब वो बाइक लेकर उड़ना शुरू करती तो चरम पे होगी, ठीक है। इसमें कितना, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ याद करने की बात यह है कि ये मुद्रास्फीति याद करना, क्योंकि ये प्रोग्राम्स में क्वेश्चन बना हुआ है कि रेंगती हुई में कितना मुद्रास्फीति रहता है, चलती में, कूदती में और अन्य में कितनी मुद्रास्फीति रहती है। तो चलती वाले में 3 से 10%, और उसके बाद चलने के बाद भागने वाले में 10 से 20, ठीक, और अगले वाले में 30 से प्लस, और इसमें कोई सीमा नहीं मुद्रास्फीति। बात समझ में आए कि नहीं? इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत? और थोड़ा सा लिख लीजिए, नहीं तो पता चले कहाँ ही सुनते रहते। कल कहाँ तक कुछ हुआ? ये बताओ,
डिसइंफ्लेशन लिखवा दिया लेकिन आपकी स्मृति विस्मृति हो गया। वहाँ संस्कृति लिखो, यही नहीं लिखवाया, ये नहीं लिखवाया। कहाँ लिखी है? उल्टा पुल्टा कर दो। जैसे क्या है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक होता है सास, ठीक है, थोड़ा सा हेर फेर कर दो बस हो गया, क्या हो गया, कहानी हो गया है। सास और सांस, सांस और सास, थोड़ा सा बसंतर कर दो बस कहानी हो गया। कहानी क्या हो गया? चलो लिखो, लिखो जरा। ये बताओ संस्कृति समझ में आया कि नहीं? क्या होता है इसमें? मार्केट क्या करता है इसमें? क्या होता है जल्दी बताओ। जमाई ले रहा है, इसका मतलब समझ में नहीं है। जमाई, एक हमारे फिजिक्स वाले टीचर थे, हमको बीएससी में पढ़ाते थे। भाई साहब जो अगर जमाई लेते हुए देख जाते थे, एक की चाक मारते थे। हम लोगों के समय डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ करता था, चाक से पढ़ाते थे बोर्ड पे और एक चाक मारते थे। ये मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो जमाई लेने का मतलब है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट नहीं, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट तो मुझे लगता है और क्लास में नहीं हो सकता। मैं प्रसन्न मुद्रा में रहता हूँ, आप लोगों को सोचता हूँ कि हंसा हंसा के समझा दूँ। बताओ संस्कृति क्या होता है? अभी जस्ट बताए, बताओ क्या होता है? रिफ्लेशन। यार इतना मेहनत करने के बाद अगर नहीं बता पाओगे तो मुझे कष्ट होगा। मेरे इतना मेहनत करके इतना लिंक करने क्या मतलब होगा? बताओ तेज प्रताप जी आप। अभी तो जस्ट बताए, अभी तो बताएं क्या होगा? कौन बताएगा? अगर बताओ क्या होता है? अर्थव्यवस्था मंदी में जाने के से पहुंचने लगती है। और स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन, बेरोजगारी भी हो और मुद्रास्फीति। ठीक है, देखो जरा, किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि मांग संस्कृति का है, किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि मांग नीचे आती है, किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि मांग, इतना भरोसा रखो, सच बता रहे हैं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से चीज़ें समझा रहा हूँ, उतना समझ में आएगा नहीं। आप इकोनॉमिक्स जाके देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि मांग नीचे आती है तब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में कमी उत्पन्न हो, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में कमी उत्पन्न हो, कमी उत्पन्न हो। उत्पन्न होगी। मांग के नीचे आने से, मांग के नीचे आने से उत्पादन भी प्रभावित होगा। मांग के नीचे आने से उत्पादन भी प्रभावित होगा। आप लोग पढ़ने के पानी उत्पन्न हो, मांग के नीचे आने से उत्पादन भी प्रभावित होगा, जिससे जिससे आर्थिक समृद्धि पर भी, जिससे आर्थिक समृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिकूल मतलब क्या होता है? कौन बता सकता है? बताओ। प्रतिकूल, हाँ, प्रतिकूल मतलब नकारात्मक। प्रतिकूल ठीक है।
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आगे से यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत नहीं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। अच्छा संकेत नहीं है। अतः अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करने के लिए अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करने के लिए या करने के उद्देश्य करने के उद्देश्य देश के केंद्रीय बैंक एवं सरकार दोनों ही सक्रिय होंगे। क्यों सक्रिय होंगे? कि अर्थव्यवस्था मंदी में न चली जाए। दोनों ही सक्रिय होंगे। केंद्रीय बैंक बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित केंद्रीय बैंक बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करेगी। केंद्रीय बैंक बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त धन प्रवाहित करेगी। ये लाइन समझ लो। केंद्रीय बैंक नहीं प्रवाहित मतलब फ्लो, हाँ देना, प्रवाहित करेगी। अब ये लाइन थोड़ा समझने की बात है। केंद्रीय बैंक बैंकों में कैसे प्रवाहित करेगा? कैसे करेगा? ब्याज दर कम कर देगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? रेपो रेट डाउन कर देगा, फिर रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, ये सब सारे जो वो है उसके टूल्स धीरे धीरे उसमें कमी करना शुरू कर देगा। ठीक, अभी जब इसके बाद वाला टॉपिक है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक एकदम मत छोड़िएगा, नहीं तो अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। फिर हमें मत कोसिएगा कि हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर ये पूरा मुद्रास्फीति समझे तो मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे यूं समझ में आता जाएगा। ठीक है, और तब बैंक भी समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि बैंक जो है ब्याज दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्यों कम करता है, क्यों बढ़ाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तभी आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा कि बैंक जो है रेपो रेट कम कर दिया। क्यों किया? कुछ ना कुछ तो कारण रहता है। ऐसे थोड़ी वहाँ घर में बैठे बस उठ के आए, चलो आज रेपो रेट कम कर देते हैं, आज बढ़ा देते हैं। हर चीज़ के पीछे मार्केट करता है, डिपेंड करता है। ठीक, जैसे क्या सरकारी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, OMO। तो वो OMO क्या होता है? OMO, अब जब वहां जाएंगे तो बताएंगे। OMO से क्या होता है? मार्केट में प्रतिभूति भेजता है, सरकार का प्रतिभूति केंद्रीय बैंक की तरफ से आता है और मार्केट से पैसे को सक किया जाता है, पैसे को उठाया जाता है। और जब मार्केट में पैसा का फ्लो करना होगा तो प्रतिभूति को क्या करेगा? खरीदेगा, और जब उसको सक करना होगा तो बेचेगा। वो आएंगे, उस पर आएंगे पूरा। एक एक चीज़ समझिए। अभी वो मॉनेटरी पॉलिसी में एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ बहुत मस्त है, सच बता रहे हैं, मज़ा आएगा आपको। कहाँ तक हो चुका? कटौती, ब्याज दरों में कटौती करेगी, हैं? प्रवाहित, हाँ करेगी, एवं ब्याज दरों में कटौती करेगी, एवं ब्याज दरों में कटौती करेगी। आप लोग क्लास करिए, मेरी गारंटी है कि इकोनॉमिक्स आप लोगों को बहुत मजा आएगा और सब्जेक्ट से मजा आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेरा बड़ा रिसर्च है। यूपी स्पेशल तो एक्सीडेंटल टीचर्स हैं, ठीक है,
और इकोनॉमिक्स मुझे सच में बहुत मज़ा आता है। मैं बैंक भी दिया था, आप लोगों को पता नहीं होगा, मेरे उसमें रिज्यूम में है, मैं IBPS PO और क्लर्क दोनों का मेंस दिया था। IBPS जो SBI बैंक होता है और IBPS जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, मैं उसका मेंस और क्लर्क दोनों क्लियर किया। तो बस इसके पीछे आने का कारण था क्योंकि एक बार मेरी तैयारी बहुत चरम पे थी, हैं, और चरम पे थी और मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। और एग्ज़ाम नहीं दे पाया, उसके पीछे कारण था मेरा ID मिसमैच कर गया। मेरा तो पूरा नाम है अजीत धर दुबे, ठीक, और 1 मिनट की बात है, सुन लो, मेरा नाम अजीत धर दुबे, ठीक, लेकिन मेरे आधार कार्ड में वही है, मैं आधार कार्ड का फोटोकॉपी कराया और मेरा एक यूनाइटेड जो है स्कूल है, कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद में, वहीं पे सेंटर था मेरा। ये सन 2015 या 16 की बात है। उस टाइम मैं बहुत दौड़ के ST देने जाता था महिंद्रा में कोचिंग भी किया था, दौड़ के धूप में जाता था साइकिल से, इतना मेहनत करोगे नहीं आप लोग। उस टाइम लैपटॉप बहुत रेयरेस्ट लोगों के पास होता था। 1 से 3 मेरा ST रहता था, मैं रूम से साइकिल चला के जाता था ST देने। उस बार मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा ID मिसमैच करने की वजह से क्या हुआ कि आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी मैं दुकान पर भूल गया जल्दी। मेरे पास बचा क्या, निर्वाचन कार्ड जो होता नहीं, निर्वाचन कार्ड जिससे वोटर लिस्ट वाला। अब उसमें मेरा सिर्फ नाम अजीत दुबे था और मेरा पूरा नाम अजीत धर दुबे था। वहाँ गया, मुझे एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया और मेरा मन दुखी हो गया, मैं रोते आया सेंटर से। क्या छोड़ा, बैंक नहीं, मेरे किस्मत में बैंक नहीं, छोड़ दिया उसी। उसके बाद फिर मैं बैंक दिया ही। उस बार मैं बहुत मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया था, धूप में जाता था, एकदम काला हो गया था धूप में तो इसी वजह से अगर आप कोई व्यक्ति को बिना जाने जज नहीं करना चाहिए, ठीक है, जब तक आप उसको न जानो उसके बैकग्राउंड को, तब तक किसी व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए। और महिंद्रा में मेरा ST में ठीक ठाक नंबर आता था और बैंकिंग में भी बहुत अच्छा नंबर आता था, जिसको बोलते हैं GA, जर्नल अवेयरनेस। वहाँ से बैंकिंग पढ़ाया जाता था और करंट अफेयर। अपने बारे में बहुत बताना नहीं चाहता, लेकिन अब क्या करें, थोड़ा बहुत मार्केट ऐसा है ना, बताना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको जो है हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। आपके ज्ञान को नहीं जज करते, आपके ज्ञान को नहीं जज करते, आपके जो आपने कितना क्या अचीवमेंट किया उसको जज करते हैं, क्या किया जाए। मैं इस बार भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तक आपका फाइनल ना शो करे। तो ये आप लोगों के साथ अच्छा लग रहेगा कि बैंकिंग मैं पूरा बिना देखे भी पढ़ा सकता हूँ एक टॉपिक, लेकिन मैं चाहता हूँ एक सीक्वेंस आर्डर में आपके पास नोट्स हो बस। तो इसके परिणाम कटौती करेगी एवं ब्याज दरों में कटौती करेगी। इसके परिणाम स्वरूप बैंक उपभोक्ता की उपभोक्ता को कम ब्याज दर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऋण, इसके परिणाम स्वरूप बैंक उपभोक्ता को कम ब्याज दर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऋण आसानी से उपलब्ध करा सके, इससे मांग में भी बढ़ोतरी होगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मार्केट में फिर से पैसा फ्लो होने लगा, ठीक, और जब पैसा फ्लो होने लगा तो इसका मतलब फिर से डिमांड और सप्लाई का क्रिया चलने लगा, ठीक है। परंतु बढ़ोतरी होगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, इतना लिखे कि नहीं, ठीक है। परंतु मूल्य में भी बढ़ोतरी होगी, अब ये मूल्य में बढ़ोतरी कैसे होगी? अरे भाई, अभी तक मार्केट जो है मंदी, जैसे देखो अभी इसका एक और चीज बता रहे हैं, जैसे भारत में कोविड आया, कोविड आने के बाद एकाएक जो है चीजों का बहुत तेजी के साथ डिमांड होने लगा था नहीं, GDP, इसीलिए जो है आपकी इकोनॉमी जो है क्या बोला जाता है, आफ्टर कोविड कौन से शेप में गया था, मैं पहले ही बताया था,
कौन से शेप में गया था? वी से क्यू से। पहले इकोनॉमी आपका पूरा एकदम डाउन हुआ और फिर उसके बाद तेजी के साथ ऊपर गया। तो सेम यही हुआ कि जैसे जब ही मार्केट में पैसा फ्लो करेगा तो लोगों के पास फिर क्या आएगा? रोजगार होगा, और रोजगार होगा तुरंत फिर जीन्स और क्या है, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे शूज और खाने पीने की वस्तुएं फिर से डिमांड करना शुरू, और फिर क्या होगा? मार्केट चलने लगेगी। अगला पैराग्राफ, सरकार अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करने के सरकार अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर में आयकर मतलब इनकम, वही जो है ना आयकर, इनकम टैक्स, आयकर में कटौती करेगी, आयकर में कटौती करेगी। जैसे इस बार क्या किया गया कि बजट में जो है लोगों का इनकम बढ़ा दिया गया कि आप इतने का कोई टैक्स नहीं देगा, ठीक? हाँ, अब इसके बाद जब आपका रहेगा इनकम तो आप टैक्स देंगे। जितना लोगों के पास, एक बात जान लो, अर्थव्यवस्था मार्केट पूरी की पूरी डिपेंड करती है पैसे पे। गाना सुने में नहीं तो पैसा पैसा क्यों करती है, सेम वही कहानी है कि पैसा मार्केट में अगर होगा, लोगों के पास पैसा होगा तभी चलेगा कहानी, नहीं तो फिर ठप है। ठीक, कहाँ तक लिखे बताओ? कटौती करेगी जिससे उपभोक्ता के पास अतिरिक्त धनराशि बचेगी, जिससे उपभोक्ता के पास अतिरिक्त धनराशि बचेगी, जिसका उपयोग, जिसका एक मिनट, हाँ, जिसका प्रयोग उपभोग के उद्देश्य, जिसका प्रयोग उपभोग के उद्देश्य कर सकें, जिससे उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर क्या करेगा? उपभोग क्या करेगा? खाएगा, पिएगा, ऐश करेगा। गाना सुने हो ना? तो जब पैसा रहेगा तो क्या चलेगा? फिर इसका उपयोग उपभोग के उद्देश्य से कर सकेगा। ठीक है। पूर्व सरकार जीएसटी में भी कटौती कर, सरकार जीएसटी कब लागू हुआ? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, 1 सेकंड के अंदर। हाँ, रात में जो है घंटा बजा के शुरू हुआ, पता ही नहीं। सरकार जीएसटी में भी कटौती कर सकती है, जिससे कुछ ज्यादा तेज नहीं है आवाज, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग और आकर्षण हो जाएगा। यह भी मांग को बढ़ावा देगा। आकर्षण से क्या मतलब समझो? जैसे मान लो आप कहीं गए, ठीक, मार्केट में, और आपके जेब में पैसा है, मॉल में गए, ठीक, देख रहे हो किसी चीज़ को लोग जो है 10 लोग खरीद रहे हैं, आपका भी जेब गर्म है, पर्स में पैसा भरा हुआ है, तो देख रहे हो कि भाई 10 लोग खरीद रहे हैं, आपके भी मन में आएगा चलो यार पैसा है ले ही लेते हैं, सब है, कपड़ा ले लेते हैं मॉल में जाकर, ठीक है। तो क्या करोगे? आकर्षण, आपका आकर्षण हुआ तो आपने डिमांड किया, फिर क्या होगा? सप्लाई हुआ, और वो पैसा जाएगा फिर आपके ही घूमेगा, मार्केट सरवाइव करेगा, पैसा आकर्षण हो जाएगा। यह भी मांग को बढ़ावा देगी, मांग को बढ़ावा देगी। पूर्व सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त, सरकार कल्याणकारी
योजनाओं के माध्यम से, सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करेगी, जिससे उपभोग को बढ़ावा मिले। फिर अगला लिखिएगा, केंद्रीय बैंक एवं सरकार के इन प्रयासों के कारण केंद्रीय बैंक एवं सरकार के इन प्रयासों के कारण केंद्रीय बैंक एवं सरकार के इन प्रयासों के कारण मांग बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होगी, परंतु मूल्य भी पुनः बढ़ने लगे। इस पूरी प्रक्रिया को रिफ्लेशन या संस्फीति कहते हैं। ठीक, रिफ्लेशन या संस्फीति कहते हैं। तो ये आपका हो गया। एक और बता देते हैं, देखिएगा, आप समझ लीजिएगा। मजदूरी मूल्य सर्पिल, मजदूरी मूल्य सर्पिल समझ लीजिए। ठीक है, मान लो आप किताब कभी पढ़ते हैं और आपको आज समझ में आता है मजदूरी मूल्य सर्कल क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर मजदूरी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, मांग होगा। ठीक, और मांग होगा तो फिर क्या होगा, उत्पादन होगा। क्या होगा, उत्पादन होगा। ठीक, अगर मजदूरी बढ़ेगी, समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति पहले मजदूरी, इसमें मजदूरी कितना है, कितना रुपए चलता है, कितना, 400 रुपये। 400। ठीक है, दिहाड़ी कितना चल रहा है, 400। ठीक, 400 रुपये। अगर इस 400 रुपये का अगर 500 रुपये हो गया तो उसके पास प्लस 100 रुपये बचता है। अब इस 100 रुपये से वो क्या करेगा, बताइए। अब वो जाएगा मार्केट, क्या करेगा, और अपनी, अच्छा वो मार्केट में ही नहीं जाएगा, वो बैंक में भी जा सकता है, वो नए पॉलिसी स्कीम भी खरीद सकता है। ठीक है, वैसे कोई 100 रुपये में स्कीम आएगा नहीं। ठीक है, जीवन बीमा कराना हो तो, अच्छा एक बात और आप लोगों को बताए थे नहीं कि नौकरी जब पा जाना जीवन बीमा करा लेना, जिससे आप लोग मरने के बाद आपके घर वाले कम से कम ये सुकून से रहें, भाई 1-8 करोड़ रुपए मिल जाएगा। हमारे मम्मी पापा अगर निपट गए तो कोई दिक्कत नहीं, 1-8 करोड़ रुपए पा जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लोग पीछे क्यों भागते हैं। मेरे घर में जीता जागता एग्जाम्पल है, लेकिन वो दुर्भाग्य रहा। मेरे बाबा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनका डेथ हुआ ड्यूटी में, उसके बाद मेरे चाचा उनकी जगह पे पा गए ऑन ड्यूटी में। मेरे घर में एक केस और हुआ, मेरे छोटे वाले बाबा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनका डेथ हुआ, उनके छोटे वाले जगह पे पा गए हैं उनके। अब ये दुर्भाग्य है, ये कोई अच्छी बात नहीं है,
लेकिन एक बैकअप तो रहता है। मेरे बाबा गए 3 लोगों को दे के गए, 3 लोगों को नहीं 2 लोगों को दे ही गए। एक अपने लड़के को नौकरी दिए, एक दादी को हमारे पेंशन दिए, ठीक है। अब बताओ कोई प्राइवेट सेक्टर वाला होता तो क्या ये चीज़ें मिलता? नहीं। सरकारी में इसीलिए होता कि भैया मरने के बाद कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल जाएगा जिससे हमारा परिवार चले। हमारी दादी गवर्नमेंट पेंशन ठीक ठाक पैसा पा जाती है, जितना कोई सैलरी पाता होगा उसका लगभग नियर अबाउट वो पेंशन पा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें फायदा होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बर्तन अगर धुलना चाहते हो तो पढ़ाई मत करो, अगर बर्तन नहीं धुलना चाहते हो तो पढ़ाई करो, ठीक है। बर्तन धुलने वाली मिल जाएगी अगर आपने पढ़ाई की। बात समझ में आता नहीं? कभी कभी मैं बहुत क्लियर कट बोल देता हूँ, इसीलिए शायद मुझे लोग लाइक नहीं करते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपके बातें आपको समझ में भेजे में जाए, जिससे आपका जीवन सुधर जाए। पढ़ाई करोगे नौकरी मिल जाएगा, किसी से नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता, सब आपके पीछे घूमेगा, ठीक है। आप किसी नौकर को हायर कर लेंगे, उसको सैलरी देंगे, उसका भी जीवन चलेगा, वो भी मार्केट में सप्लाई करेगा, डिमांड करेगा। अब जैसे मान लो 400 रुपये पहले उसका 500 रुपये हो गया, 100 रुपये उसके पास प्लस आए, अब उस 100 रुपये क्या करेगा? जाएगा बाजार में, ठीक है। पहले तो उसका 400 रुपये उपभोग पे, बेसिक चीज़ों पे उसका ही खर्च हो जाता था। रोटी कपड़ा मकान, इन सब सारी चीज़ों पे खर्च हो जाता था। कुछ मेहनत से अगर बचता था तो बच्चे को एक अच्छा शिक्षा दे देता, ठीक है। लेकिन अब उसके पास मान लो 100 रुपये बचा तो उसका मन करेगा किसी ना किसी दिन, चलो उसकी जैसे इसकी वाइफ है तो कहती है चलो आज पनीर बनता है, ठीक है। तो खाने में एक नया शेड्यूल ऐड हुआ कि नहीं? नहीं चीज़। या 100 रुपये बचता है, ठीक, रोज का, महीने का 3000 रुपये, ठीक, 3000 रुपये। उन लोगों का मन हुआ कि चलो आज घूम के आते हैं कहीं। तो घूमने गए तो कहाँ कहाँ किसको किसको फ़ायदा होगा बताओ? ट्रांसपोर्ट को फ़ायदा होगा, वहाँ किराया देंगे, किसी रेस्तरां में खाएंगे वहाँ उसको फ़ायदा होगा, कहीं शॉपिंग करते हैं उसको फ़ायदा होगा। सोचो एक व्यक्ति किसको किसको पैसा दे रहा है। समझ में आ रही है नहीं बात? समझ में आ रही है? तो बस यही है मजदूरी, क्या बोलते हैं, मजदूरी मूल्य, ठीक। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। आप देखिए अगर ये 400 रुपये तो प्लस, अगर इसका 300 रुपये फिर क्या होगा? वो अपने बेसिक चीज़ों में जो बहुत बेसिक चीज़ था उसमें भी कटौती शुरू कर देगा। अब जैसे समझिएगा, मान लो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकता था, पहले क्या करता था, एक अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता था, अब उसकी ज़रूरत बेचारे की मजबूरी आ गई, अब वो 300 रुपये में किसी इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे का फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। अब वो वहाँ से निकाल के कहाँ लाएगा? प्राइमरी स्कूल में जाएगा। अब उस जो इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल को पैसा मिल रहा था वो बंद हो गया। अब वहाँ बंद हो गया, समझो, लिंक करना सीखो। जब इंग्लिश मीडियम में स्कूल में धीरे धीरे बच्चे निकल गए तब वहाँ टीचरों की छटनी शुरू, समझ में आया कि नहीं? और टीचरों की छटनी शुरू होगी तो फिर वो किस पे प्रभाव डालेगा? मार्केट। तो फिर से आ गया भाई डिमांड और सप्लाई। तो सारा का सारा खेल किसमें है? डिमांड और सप्लाई। अगर ये समझ में आ गया तो आपको इकोनॉमिक्स आ गया। पूरी इकोनॉमिक्स इसी पे डिपेंड है। अगर इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ तो ये समझ में आ गया, पैसा ज़्यादा रहेगा तो लोगों के पास क्या होगा? डिमांड करेंगे, पैसा कम रहेगा तो अपनी बेसिक चीज़ों में। इसका और एक चीज़ बताएं, कुछ ज़्यादा समझा देते हैं इसीलिए आप लोग जो है ज़्यादा। एक और मेरे पास था एग्जाम्पल समझाने का है, मेरा क्लास ज़्यादा चला जाता है, समस्या इस बात का। समझा देते हैं क्योंकि मुझे कचोटता है बात। देखो जब मनरेगा लागू हुआ था, मनरेगा याद है? मनरेगा लागू होने पे सबसे ज़्यादा क्या महंगा हुआ था? कोई बता सकता है? मनरेगा लागू होने से सबसे ज़्यादा खाद्य वस्तुएं मांगी हुई, खाद्य वस्तुएं मांगी हुई थी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अब एक इनकम हो गया, ठीक है। और वह पहले क्या करते थे, कोई भी व्यक्ति के पास पैसा आएगा तो पहले जाके वो हॉल में मूवी देखेगा कि पहले अपने खाने की व्यवस्था करेगा। सिंपल सी बात है, इतना तो कॉमन सेंस है कि जब किसी के पास पैसा आएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा? रोटी कपड़ा मकान, मूवी देखेंगे नहीं, रोटी कपड़ा मकान।
समझ में आ रहा है क्या? बताइए इसके पहले क्या? मजदूरी अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ? अगर मजदूरी बढ़ गया तो क्या होगा? हाँ? मजदूरी बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। जरा देर से चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। मजदूरी अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो व्यवस्था की साइकिल मजदूरी का, ये एकदम लॉजिक सी बात है, सिंपल सी बात है। जब आप मार्केट को, जब पैसे को कम करोगे तो क्या होगा? डिमांड कम होगा। जब पैसे का फ्लो ज़्यादा रहेगा तो मार्केट सही से चलेगा। तो क्या है, अब जैसे मनरेगा लागू हुआ, ठीक, मनरेगा लागू हुआ तो लोगों के पास क्या है? पैसे का सोर्स होगा। अब वो कहाँ जाने लगे? बेसिक चीज़ों पे, बेसिक चीज़ों पे, जैसे खाद्य वस्तु। अब क्या है? खाने पीने की वस्तुएं मंगाने लगा, खाने पीने की वस्तुएं। अब खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ गया था उस टाइम। और उस टाइम एक चीज़ और था कि जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर थे, 2 व्हीलर तो मानो ठीक ले लेते थे, 4 व्हीलर लोग धीरे धीरे लेना कम कर दिए थे। और ये जो डाउन पेमेंट वाला सिलसिला जानते हो कि नहीं, कि 10,000 20,000 दे के सब लोग हीरो बने हैं कि 4 व्हीलर ला के घर पे खड़ा कर दिया। ये सिलसिला शुरू होने लगा क्योंकि मजबूरी थी, कंपनी को, शोरूम को गाड़ी रखने के लिए खर्चा देना पड़ता है, वहाँ एम्प्लॉय को, उसके रेंट को, उस गाड़ी के सुरक्षा के, ये सब सारी चीज़ें। अब पता चले वो 10 लाख की गाड़ी है और वो 10 लाख की गाड़ी को 10 लाख रुपए रेंट देने में खर्च कर दिया तो क्या फ़ायदा होगा? फिर मजबूरी आया, क्या आया कि अब औने पौने दाम पे बैंक से इन्होंने कॉन्टेक्ट किया। देखो एक बात और बता दिया आपको, बैंक जो है ये मत सोचिएगा कि आप गए एजेंसी पे और पैसा 20,000 दे के लेके चले आए, बैंक वो एजेंसी वाला बेवकूफ़ है, वो आपके पीछे आके पैसा सो गए। उसने बैंक से टाइप किया है, वो बैंक से टाइप किया है, आप गए लोन कराया, अब उसका काम खत्म, उसको 1 हफ्ते के अंदर उसके पैसा अकाउंट में आ गया एजेंसी वाले को। अब सारी टेंशन, सारा दिक्कत किसको है? बैंक को। अब वो आपके पीछे आपका घर दुआरी करेगा, बैंक का एजेंट, वो आएगा, भैया पैसा जमा कर दो। बहुत सारे लोग पैसा जमा करते हैं, नहीं जमा करते, खिंचा जाता है गाड़ी, हैं? कभी देखा किसी का गाड़ी खिंचा? ये सब सारी समस्या। खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ने लगा मनरेगा से, और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जो 4 व्हीलर थे उनको कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए ये सब सारी चीज़ें आई। इतनी बातें समझ में आया कि कुछ ज़्यादा मजा आता है। ठीक, स्टैगफ्लेशन, इसको लिख लो। स्टैगफ्लेशन अभी जैसे कि मैंने बताया, स्टैगफ्लेशन तथा देखो, एक स्टैगफ्लेशन एक विरोधाभासी, स्टैगफ्लेशन एक विरोधाभासी एवं असामान्य दशा। यह एक ऐसी दशा है जिसमें स्टैगफ्लेशन एक विरोधाभासी एवं सामान्य दशा है। यह एक ऐसी दशा है, यह एक ऐसी दशा है जिसमें मंदी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति साथ साथ चलती है। मंदी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति साथ साथ उपस्थित रहती हैं या चलती हैं। पैराग्राफ चेंज करते, सामान्यतः यदि अर्थव्यवस्था में मांग नीचे आती है, सामान्यतः यदि अर्थव्यवस्था में मांग नीचे आती है तब मूल्य और उत्पादन दोनों नीचे आते हैं।
तब मूल्य और उत्पादन दोनों नीचे आते हैं, दोनों नीचे आते हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ती है और इससे बेरोजगारी बढ़ती है और मूल्य के नीचे आने से, नोट्स बना रहे हो नहीं प्रॉपर आप लोग? नोट्स अच्छे से बनाओ, और ये बहुत अपडेटेड नोट्स है, ये जान लो। ये जो भी लिखवा रहे हैं ये बहुत अपडेटेड करंट का नोट्स है, इसमें बड़ा रिसर्च रहता है, तब ऐसे जा रहा है। ऐसा तो नहीं लिखते लिखते आप लोग एकदम उड़ जाते हैं। ये प्रोफेसर सुबह भी लिखवाते हैं सर, सुबह वाले सभी लिखवाते हैं। पीडीएफ हमें देने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पीडीएफ दे के मैं आप लोगों को विकलांग नहीं बनाना चाहता। समस्या इस बात पर है, विकलांग कहने का मतलब जान रहे हो क्या है? पीडीएफ जाएगा और पीडीएफ वैसे वैसे रहेगा, एक लाइन पढ़ोगे। ऐसे क्या है, कम से कम कुछ लिखते हो कुछ तो स्पीड बढ़ता है, और उसके बाद जो है क्या होता है, कुछ चीज़ें दिमाग में बैठती हैं लिखते समय। नहीं 100%, 10% तो जाता ही है दिमाग में। तो पैराग्राफ चेंज करके, सामान्यतः यदि अर्थव्यवस्था में मांग नीचे आती है, सामान्यतः यदि अर्थव्यवस्था में मांग नीचे आती है तब, अच्छा वो छूट गया था फिर से कहाँ तक हुआ था? स्टैगफ्लेशन एक विरोधाभासी एवं असामान्य दशा है। यह एक ऐसी दशा है जिसमें मंदी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति साथ साथ, ठीक है, साथ साथ उपस्थित होते हैं। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद सामान्यतः यदि अर्थव्यवस्था में मांग नीचे आती है तब मूल्य और उत्पादन दोनों नीचे आते हैं। हो गया यहाँ तक? इससे बेरोजगारी बढ़ती है और मूल्य के नीचे आने से मुद्रा संकुचन की दशा, मूल्य के नीचे आने से मुद्रा संकुचन की अवस्था या दशा उत्पन्न होती है। जैसा कि अभी मैंने जस्ट पहले बताया था, मुद्रा संकुचन, ठीक है, मुद्रा संकुचन की दशा उत्पन्न होती है। परंतु स्टैगफ्लेशन की दशा में अर्थव्यवस्था थम जाती है। स्टैगफ्लेशन की दशा में अर्थव्यवस्था थम जाती है, मंदी जैसी स्थिति, स्टैगफ्लेशन में अर्थव्यवस्था थम जाती है तथा मंदी जैसी स्थिति होती है। बेरोजगारी भी बढ़ रही होती है, परंतु मुद्रास्फीति निरंतर क्या होगा, घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ, निरंतर बढ़ती रहती है। यहाँ मुद्रास्फीति के पीछे कारण मांग जनित नहीं है, बल्कि लागत जनित अथवा संरचनात्मक होते हैं। मांग जनित नहीं होती, बल्कि लागत जनित अथवा संरचनात्मक होते हैं। ठीक है, एक और थोड़ा सा समझ लीजिए। एक फ्लिप वक्र है, फ्लिप वक्र।
ये फिलिप जो है अर्थशास्त्री था, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। फिलिप जो है एक अर्थशास्त्री था और उसने कौन सा मॉडल किसके लिए दिया, ठीक है। फिलिप जो है एक अर्थशास्त्री था और उसने एक मॉडल दिया था, इसको कर्व को बना लीजिएगा, ठीक है, कर्व को बना लिया। नीचे लिखिएगा एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, नीचे अनएम्प्लॉयमेंट और इस वाले पे इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ठीक। देखो इसने जो है अपना कॉन्सेप्ट दिया था आय और बेरोजगारी के लिए। किसने दिया था? आय और बेरोजगारी के लिए। क्या हुआ? आय और बेरोजगारी के लिए इसने कहा था, देखिए जैसे जैसे रोजगार उत्पन्न होगा वैसे वैसे मार्केट चलेगा और जैसे जैसे रोजगार की संभावना कम होगी मार्केट क्या होगा? ठप हो जाएगा, मार्केट ठप हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, बहुत इसमें कुछ है नहीं, बस 2 लाइन का है, बस इसने पूछा है, ये प्रीलिम्स में आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। लिख लीजिए, ब्रिटिश अर्थशास्त्री फिलिप्स, ब्रिटिश अर्थशास्त्री फिलिप्स एक कंपनी भी हुआ करता था, पहले बड़ा डिमांड था फिलिप्स है, उसी के नाम से है। तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री फिलिप्स ने बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच उपस्थित, अच्छा प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, फिलिप्स का मॉडल किन 2 चीजों के बीच संबंध, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, वहां आया हुआ है। फिलिप्स का मॉडल किससे संबंधित है? नहीं, ये अनएम्प्लॉय, ये बेरोजगारी अनएम्प्लॉय है और ये इन्फ्लेशन है, ठीक। मतलब क्या है? बेरोजगारी और, ठीक। ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच उपस्थित सामान्य संबंध को एक वक्र के माध्यम से दर्शाया, वक्र जैसा कि ये बना, वक्र के माध्यम से दर्शाया। इस वक्र को फिलिप्स वक्र कहा जाता है। तो ये वनडे का बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, वनडे का सबसे पेटेंट क्वेश्चन और पीसीएस में भी बहुत बार पूछा है। यही बस वनडे में सिंपल सी बात कि फिलिप वक्र किससे संबंधित है, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, ऐसे ऑप्शन में दिया है। क्या हुआ? थक गए? ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने। हम भी खाना नहीं खाए रहते, सुबह से चाय पिए रहते हैं। मैं खाना वैसे भी 2 बजे खाता हूँ, तब भी मेरा लेट ही हो जाता है। तो आप लोग कम से कम घर से आते हो, हमको सोचो कम से कम हमारे बारे में यहाँ एक मास्टर खड़ा होता है उसे एनर्जी के साथ। हाँ ये चीज़ है कि आप लोग ऑलरेडी 2 घंटे पहले से पढ़ते रहते हैं। मैं समझाते हैं नहीं, हम क्या, हम भी तो समझाते हैं। प्रयास मेरा यही रहता है कि देखिए आप लोग समझा दें, लेकिन अब भाई कुछ लोग दिमाग में नहीं बैठ सकते। प्रयास हाँ, पूर्वाग्रह से इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलो ठीक है। वक्र के माध्यम से दर्शाया था। लांसी समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है नहीं? तो कहीं चेहरा उतरा रहता है। टेंशन क्यों लेते हो जीवन में? पढ़ो अच्छे से, टेंशन जाए किनारे रख के आया करो। हाँ
और पढ़ाई में एक बात और बता दें, पढ़ाई में कभी दोस्ती नहीं देखा जाता। सच बताएं तो अगर दोस्त को देखे तो पक्का तुम्हारा सिलेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे दोस्ती आपका प्रतिद्वंदी है। समझ रहे हैं नहीं? ये आपकी सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी है। अगर इनको आप पीछे नहीं किए तो ये आगे चलेंगे। तो यहाँ दोस्ती हम तैयारी करते थे, आप भी तैयारी करें, तो हमारा अपने दोस्त से बड़ा कंपटीशन रहता था। वो भी पढ़ने में ठीक था, मैं ठीक था कि नहीं ठीक था वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पढ़ने में ठीक था। ठीक है, तो कंपटीशन रहता था। और कंपटीशन करने का मतलब ये होता है कि आप दोस्त को हमेशा पीछे करने का प्रयास करो। दोस्ती निभाए तो एक पक्का जाएगा, जो दोस्ती निभा रहा है उसको नीचे जाना ही जाना है, टाइम कोई रोक नहीं सकता। ये गला काट कड़ाई है। गला काट मतलब अगले के सर पे पैर रख के आगे चले जाओ। इतना ज्ञान देता हूँ तब भी समझ में बातें ना आए। सामान्य वक्र के माध्यम से दर्शाया। इस वक्र को फिलिप्स वक्र कहा गया। ये लिख लिया मैंने। सामान्यतः बेरोजगारी के बढ़ने से मांग नीचे आती है, अतः मुद्रास्फीति भी नीचे आएगी। इसी के अपोजिट लिख लेना, मांग अगर बढ़ जाएगा तो मुद्रास्फीति आने लगेगा। बस इतना था इसमें, ठीक, इतना ही लिखना ना, और ये ग्राफ बना देना। नीचे आएगा बस। मतलब ये सिंपल सी बात है कि अगर बेरोजगारी रहेगी तो मुद्रास्फीति नीचे आएगी। इसीलिए कहा गया है कि मुद्रास्फीति मार्केट में होना ठीक है। अगर मुद्रास्फीति नहीं है तो आपका इसका मतलब मार्केट आपका सुस्त हो गया, मतलब वो क्या है, मंद अवस्था में चल रहा है। एक दो टॉपिक और था तो क्या है आप लोगों का क्या है? चलिए अच्छा कहानी सुन लीजिए, लिखवाएंगे नहीं, कहानी सुन लीजिए, ठीक है। दो तीन चीजें देखो अब आता है। अभी तक तो ये आपने मुद्रास्फीति पढ़ा। अब समस्या ये है कि मुद्रास्फीति कंसीडर किस पे किया जाता है? WPI और CPI का नाम सुने हो नहीं? CPI वो कांग्रेस वो पार्टी नहीं, मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, ठीक है। WPI और एक है CPI। इसका फुल फॉर्म कौन बता सकता है? WPI और भारत में इन दोनों को लेके ही मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। और WPI में वर्तमान समय में पूछा हुआ वनडे में और PCS में कि WPI में टोटल कितने वस्तु को शामिल किया गया। WPI में तो 697 वस्तु है टोटल। इसमें तीनों जो है तीनों शामिल है, ठीक है। प्राथमिक और जो आप यूज करते हैं वो तो समझ लीजिए, कल टाइम रहेगा तो लिखवा देंगे। वैसे अब इसमें वैसे भी ऑलरेडी 2 दिन गया, लेकिन हम थोड़ा लिखवा देंगे हैं। WPI मतलब होता है होल प्राइस इंडेक्स। देखो होल प्राइस इंडेक्स, फुल फॉर्म देखो, होल WHOL होल प्राइस इंडेक्स। और CPI का होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक। होल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ध्यान दीजिएगा। होल और CPI दोनों में अंतर। होल प्राइस इंडेक्स मतलब जैसे इसका समझिएगा, पहले तो कंज्यूमर का समझिए। कंज्यूमर मतलब जो आप मार्केट से खरीद रहे हैं वस्तु का, उस मुद्रा पे जो आप वस्तु खरीद रहे हैं उस मुद्रा पे मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया जाता है। एक मिनट, मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया जाता है। जो आप खरीद रहे हैं डेली का डेली, जैसे आप साबुन खरीद रहे हैं, आप खाने पीने की वस्तु, दाल खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं और सारी वस्तु खरीद रहे हैं, तो ये जो होता है CPI कंज्यूमर, जो व्यक्ति कंज्यूमर जो खरीदता है उस पर कंसीडर किया है। लेकिन होल इंडेक्स प्राइस क्या होता है? जो कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता है, होल प्राइस मतलब जानते हो, थोक भाव समझ। जैसे आप समझिएगा रिटेलर 3 होते हैं, एक तो हो गया कंपनी,
डिस्ट्रीब्यूटर, उसके नीचे रिटेलर। कौन कौन होता है? सबसे अपर पे कंपनी, ठीक, कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। तो होल प्राइस, होलसेल कौन करता है? होलसेल कौन करता है? बड़े व्यापार, बड़े व्यापार, या कह सकते हैं भारी मात्रा, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है। कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूटर। अब कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है और दवा का थोक विक्रेता, उसके यहाँ चले जाओ, क्या तो एक गोली तो कंप्लीट ला दे, डंडा लेके मार के भगाएगा, डंडा लेके मार के भगाएगा। और अगर मेडिकल स्टोर पे गए तो उससे कह दो आधा हमको दे दो तो भी दे देगा, हैं? भैया का देगा नहीं, बता रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, एक दे देगा, पत्ता नहीं चाहिए, एक दे देगा। तो सिंपल सी बात है कि जो होल प्राइस होता है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे होता है। और जो कंज्यूमर होता है, जैसे आप लोग, हम लोग फुटकर में खरीदते हैं, क्या करते हैं? फुटकर में खरीदते हैं, वो CPI होता है, ठीक है। ये भारत के आर्थिक मामले, भारत की क्या हुआ भाई? बहुत जल्दी तो बैठ अरे सीट मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप, सीट मिल जाएगा। सीट भी ले जानी है, सीट के लिए तो लड़ाई हो रहा है, सही बात है। समझिए 2 मिनट आप लोगों को भी आनंद आएगा। अभी कौन सी क्लास चलेगी? बायोलॉजी की। ये समझिए आप, कंज्यूमर, होल प्राइस और कंज्यूमर। तो होल प्राइस कौन खरीदता है? डिस्ट्रीब्यूटर। और उसके बाद कंज्यूमर क्या होता है? जो फुटकर विक्रेता होता है। तो आपकी मुद्रास्फीति दोनों पे कंसीडर की जाती है, ठीक है, दोनों पे कंसीडर की जाती है। लेकिन और देशों में 3 होता है। एक होता है उत्पादक मूल्य सूचकांक, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। होने को 3 है, एक प्रोड्यूसर हो गया, फिर एक हो गया होल प्राइस इंडेक्स, एक हो गया CPI, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन तीनों पे जो है, मतलब भारत में 2 पे, कौन कौन पे? होल पे और कंज्यूमर पे मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर पूछेगा मुद्रास्फीति की गणना किस पे की जाती है, बताइए, ये लिखवा दें, ठीक है, ये लिखवा दें CPI। और एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग जानते हो किसके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तब ये बात ज़्यादा समझ में आएगी। किसी के हैं इसमें पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, टीचर हैं, सरकारी मास्टर हैं, सरकारी मास्टर हैं, तो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का साल में 2 बार DA बढ़ता है, DA बढ़ता है, DA। और वो जो है आपका इस पे ही बढ़ता है, CPI पे। मुद्रा, खुदरा मूल्य स्फीति देखा जाता है कि मुद्रास्फीति कितनी चल रही है, उसी पे DA लागू होता है। अभी 2% रिसेंट में बढ़ा, ठीक है। तो ये और बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत 1-2 टॉपिक और है, उसके बाद आप कल बैंकिंग ये शुरू हो जाए। बस आप लोग क्लास करते रहिए, समझाने की गारंटी मेरी है, हमारे ऊपर छोड़। बस अगर गैप कर दिए तो मैं जिम्मेदार नहीं ले रहा हूँ फिर। करो। क्या हो गया? कल पढ़ाया था आपको बहुत आप भी दोगे पैसे? सुबली मान लो। सैलरी भी कटेंगे आप? बेटा कल